हेलो बच्चों, हमारा केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था और जैसा कि केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग कल वीबीटी थ्योरी पढ़ के आ चुके थे और वीबीटी में भी आपने क्या कंसिडर किया था, हाइब्रिडाइजेशन। तो उसका शॉर्टकट भी हमने देख लिया था कि हाइब्रिडाइजेशन का एक्चुअल में शॉर्टकट क्या होगा, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर आता है वो आता है रेजोनेंस का। वैसे तो 3 टॉपिक बचते हैं इसमें, रेजोनेंस बचता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बचती है और आपके पास एक बचता है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रेजोनेंस। छोटा सा एक पोर्शन है, ज़्यादा बड़ा खींचेंगे नहीं, ठीक है। फिर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं और किस तरह से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रेजोनेंस की। या आपके पास मीजोमेरिक कह सकते हैं या कॉनिकल कह सकते हैं। 3 नाम होते हैं इसके, कॉनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस या मीजोमेरिक। तो रेजोनेंस ज़्यादातर अब ट्रेंड में रहता नहीं है इतना ज़्यादा। मीजोमेरिक स्ट्रक्चर या मीजोमेरिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, लाइक रेजोनेंस ही है, मतलब एक दूसरा वर्ड है उसका। तो एक्चुअल में रेजोनेंस है क्या? तो जनरली कहा जाता है कि आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स, आयन, स्पीसीज जो भी हो आपके पास, उनका एक पर्टिकुलर लेविस डॉट स्ट्रक्चर, अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स एक से ज़्यादा लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना देना तो उसका क्या कहलाएगा? रेजोनेंस कहलाएगा। क्या कह रहा हूँ? कोई भी मॉलिक्यूल्स एक से ज़्यादा अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना दे और वो इक्विलिब्रियम में आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? रेजोनेंस कहलाएगा। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हम लेते हैं यहाँ पर, मैंने कहा आपके पास ओजोन है, मैंने कहा ओजोन का स्ट्रक्चर बनाइए। किसी एक बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा भाई ओजोन का स्ट्रक्चर बना। उसने ओजोन का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना स्टार्ट किया कि सर ये आपके पास ओजोन है। यहाँ पर उसने डबल बॉन्ड कंसिडर कर दिया और उसको इस तरह से इसके लॉन पेयर दिखा दिए, जैसा कि हम लोग यहाँ दिखाते हैं। 1 2 3 4, ये आपके पास लॉन पेयर कंसिडर हो गए, ठीक है। फिर यही बात मैंने किसी दूसरे से कही कि भाई आप दिखा दो, तो उसने क्या किया, सिमिलर उसने भी इस तरह से बनाया कि सर यहाँ एक ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ एक ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगा दिया। अब फिर इसके हमने जो लॉन पेयर कंसिडर किए थे उन लॉन पेयर से हमने यहाँ पर इसके बैलेंस से सेटिस्फाई कर दिए, ठीक है। अब ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर था किसका? रेजोनेंस का। अब इसके बीच में अगर कोई इक्विलिब्रियम आ जाए, ये इक्विलिब्रियम आ गया इसके बीच में, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया किसका? ओजोन का। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया किसका? ओजोन का। तो जनरली जब आप रेजोनेंस की डेफिनेशन देते हो कि सर रेजोनेंस एक्चुअल में है क्या, तो सिंगल लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स बोथ हैव मैनी स्ट्रक्चर of each structure and can explain most property of the molecules and none can explain all property of the molecules and the actual structure in between these contribution structure, उसको हम लोग नाम देते हैं किसका? रेजोनेंस का। कि अकेला एक स्ट्रक्चर आपके पास कभी भी उसकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर और फाइनल स्ट्रक्चर के बीच में जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगी, जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे होंगे, जहाँ एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रही होगी, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे, कंप्लीट प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे किसकी? अबाउट द मॉलिक्यूल्स। तो उसको इन्होंने नाम दिया किसका? रेजोनेंस का या रेजोनेंस हाइब्रिड का। क्या बोल रहे हैं? रेजोनेंस का या रेजोनेंस हाइब्रिड का। अगर मैं इन दोनों के इक्विवेलेंट एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि सर अगर इसका स्ट्रक्चर अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है ये कि सर जो चार्ज ट्रेवल हुआ वो इस तरह से ट्रेवल हुआ। किस तरह से? आप यहाँ दिखाते हो इस तरह से डॉट फॉर्म में। ये आपके पास एक ट्रेवलिंग चार्ज दिखाते हो किसका? अगर मैं इक्विवेलेंट टू क्या ले लूँ, इनके स्ट्रक्चर की बात करूँ। हालांकि मैं भी इसमें बॉन्ड को रोटेट करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कि रेजोनेंस प्रोबेबिलिटी क्या कहती है। क्योंकि रेजोनेंस हमेशा जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और जिसके पास कम होंगे, यानी जहाँ डेफिशिएंसी होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, वहाँ डेफिशिएंसी हुई आगे इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे, यानी ट्रैवल करेगा पूरे उस मॉलिक्यूल्स के चेन में। तो उसी प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेजोनेंस का नाम देते हैं। एक बात, सबसे मोटी बात याद रखनी है कि जहाँ रेजोनेंस होगा, क्या कह रहा हूँ मैं? जहाँ रेजोनेंस होगा, कि अगर हम लोग बात करते हैं जहाँ रेजोनेंस होगा कि अगर आप कहते हो कि सर जहाँ रेजोनेंस होगा, जहाँ भी लग जाए, तो ध्यान रखना बॉन्ड लेंथ हमेशा सेम होती है। क्या होगा? बॉन्ड लेंथ हमेशा सेम होगी, हमेशा सेम होगी। बात समझ में आ गई? अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई आकर आपके पास मैंने ओजोन का स्ट्रक्चर दे दिया लाइक दिस, ऐसे ही दे दिया सीधा, और मैं कह दूँ ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल है, दिख रहा है? डबल बॉन्ड, और यहाँ कह दूँ दिस इज सिंगल बॉन्ड, ये कह दिया मैंने।
अब आप सबको पता है कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, ये हमें पता है। सिंगल बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें, सिंगल बॉन्ड जो होगा उसकी बॉन्ड लेंथ हमेशा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड की डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमेशा कम होती है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, ये बात हमें पता है। अब ये बात अगर हम इस पे लगाना चाहें तो वो नहीं लगेगा, क्योंकि इन दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सेम होती है ड्यू टू रेजोनेंस। तो आप ये बताओगे कि अगर आपसे कहीं मान लो कोई ऐसा मॉलिक्यूल से जहाँ रेजोनेंस लगा हुआ है, और हमें कैसे पता लगेगा, तो रेजोनेंस आपके पास जब पता लगेगा या तो वहाँ पर कंजुगेशन क्रिएट हो रहा हो, यानी डबल बॉन्ड आ रहा हो, या वहाँ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो, यानी वहाँ डेफिशिएंसी भी होनी चाहिए, एक एटम के साथ दूसरा, एक हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो, एक लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो, तो ऑटोमेटिक वहाँ डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, चार्ज ट्रांसफर आराम से हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। उसको हम लोग क्या नाम देंगे, रेजोनेंस का नाम देंगे। जैसे आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। तो पहली बात आपको दो मोटी मोटी बात याद रखनी है कि एक से ज़्यादा लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं कोई भी मॉलिक्यूल्स, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द मॉलिक्यूल्स या उसकी जो प्रॉपर्टी है उनको बिहेव, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। उस पूरे फिनोमिना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, पूरे फिनोमिना को रेजोनेंस बोलते हैं। इनमें से भी ये पूछा जाएगा सर विच ऑफ द वन इज मोर स्टेबल, तो जिसकी एनर्जी आपके पास लीस्ट होगी, एनर्जी लीस्ट होगी। अगर हम बात करें एनर्जी की, कि एनर्जी आपके पास अगर लीस्ट है, लीस्ट एनर्जी मोर स्टेबल, कि अगर हमारे पास बात करें तो एनर्जी अगर आपके पास कम से कम है तो आपको पता होना चाहिए आपके पास जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस आपके पास एनर्जी, तो आपसे पूछा जाएगा भाई रेजोनेंस एनर्जी आपके पास क्या होती है, तो उसको भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई इंटरमीडिएट फॉर्म में आपके पास जो भी, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा या आपके पास कॉन्जुगेशन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, वहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मोटी मोटी बात याद रखनी है, रेजोनेंस क्या है, ठीक है। दो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बीच में अगर इक्विलिब्रियम आ जाए तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं। और भी अगर बात करते हो तो जहाँ आपके पास कंप्लीट रेजोनेंस होगा वहाँ बॉन्ड लेंथ हमेशा सेम होती है। ऐसा नहीं है कि आप डबल बॉन्ड देखो, सिंगल बॉन्ड देखो और उसको बता दो कि भाई आपके पास ये कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। ये आईआईटी का भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड, पर उस स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कहीं उसमें रेजोनेंस तो नहीं लगा हुआ। तो इसको नोट कीजिए। फिर इसमें आपके पास बताता हूँ कि और इसमें हमारे पास क्या क्या आता है। रेजोनेंस के अलावा हम इसमें किन किन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं कि अगर इसकी हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है आपके पास 128 पिकोमीटर, 128 पिकोमीटर, दोनों की सेम होती है 128 पिकोमीटर। तो ये आप कंसिडर कर सकते हो कि सर दोनों की बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या होगी, तो 128 पिकोमीटर। अगर पूछ ले इसकी आपके पास जो बॉन्ड लेंथ सेम है या डिफरेंट है, तो सेम होगी ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस आप इस तरह से बना सकते हो। तो अभी मैं बना के दिखाता हूँ आपको रेजोनेंस को, और हम लोग किस तरह से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देख लेविस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू बनाया, अब जिसका नहीं पता उसको कैसे करेंगे देखो, इसको नोट कीजिए पहले, फिर बताता हूँ आपको। देखिए अगर आप यहाँ पर बताना चाहोगे सर और किसी तरह से आइडेंटिफाई कर देता हूँ, तो मान लीजिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता हूँ और उसका एक डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा सर इसमें किस तरह से ट्रेवल करेंगे, किस तरह से नहीं करेंगे। देखो आपको पता लग जाएगा कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, यहाँ रखते हैं CO2, राइट। ये इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके लॉन्ग पे दिखा देते हैं। अब आपको पता है ये हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यानी इसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने की, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो कार्बन है, कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ठीक है। अब मुझे ये पता लग गया तो मैं क्या करूँगा, इस लॉन पेयर को पूरे को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक बॉन्ड बनता है, क्लियर है। जब दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। जब अगर बॉन्ड बनेगा तो आपको पता है इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है, प्रोबेबिलिटी कह रही है ये वाला जो बॉन्ड है ना सर, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बस समझ में आ गई। देखो हमने क्या किया, जब हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 3 बॉन्ड की बन गई, यही बना, यही बता रहा हूँ। मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी थी वो आपने कहा कि सर जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करते हो तो ये तो इलेक्ट्रॉन आपके पास एज इट इज रहे, और 2 इलेक्ट्रॉन ने मिलकर यहाँ बॉन्ड बना दिया, क्लियर है। बट अगर उसी समय हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो बॉन्ड था, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो इसकी वैलेंसी कितनी होती, 5, और जब आपको पता है कार्बन की 5 वैलेंसी होती नहीं, तो ऑटोमेटिक जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ, इस पे सिंगल बॉन्ड आ गए,
और यहाँ पर आपके पास कितने हो गए, अभी देखो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 2 2 4, यहाँ कितने हो गए आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आपको पता है कि भाई यहाँ पर अगर ये यहाँ गया तो यहाँ तो डेफिशिएंसी आ गई, तो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ चार्ज दिखाते हैं। चार्ज कौन सा, अगर आपको पता है डेफिशिएंसी है तो हम लोग क्या दिखाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एफिशिएंसी अगर बढ़ गए तो क्या दिखाएंगे आपके पास, नेगेटिव चार्ज। अगर एफिशिएंसी आ गई यानी आपके पास लॉन पेयर और आ गए इकट्ठे, अब यहाँ 6 हो गए, वैसे होने के चाहिए कितने, जनरली 6 होते हैं, पर यहाँ पे के पास कितने हो गए, 7 हो गए, क्योंकि एक बॉन्ड इसका भी तो है। और वैसे ऑक्टेट में कितने होते हैं, 6, तो एक बढ़ गया तो नेगेटिव दिखाएंगे, एक घट गया तो पॉजिटिव दिखाएंगे। तो फिर किसी ने कहा कि सर ये बात तो आप ऐसे भी कर सकते थे, भाई इसको यहाँ ले आते और इसको यहाँ ले जाते, तो वही तो प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। यही प्रोबेबिलिटी हमारे क्या बताती है, रेजोनेंस बताती है कि सेम केस अगर आप यहाँ दिखाते हैं कि सर ये ऑक्सीजन यहाँ पर आता तो यहाँ पर सिंगल कार्बन, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनती कि सर यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन हम लोग दिखा के चल रहे हैं कि भाई ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 इस तरह से यहाँ दिखा रहे हो, इस तरह से। देखो रेजोनेंस आना बहुत जरूरी है, आगे हायर क्लासेस में जब तक आपको रेजोनेंस नहीं आएगा तब तक आपके लिए प्रोबेबिलिटी बहुत ही वीक हो जाएगी, और रेजोनेंस आता है तो सब चीज़ आपके पास स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो हमारे पास सडनली ये तो एक था, तो 2 हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गए कार्बन डाइऑक्साइड के। बहुत लोग इसको 3 भी काउंट कर देते हैं, पर नहीं, सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो चेंज हुआ है वो इन दोनों के बीच में हुआ है। यहाँ तो हमने स्केलेटन बनाया था, याद रहेगा। तो आप जब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल में चार्ज किस तरह से ट्रेवल होते हैं, एक्चुअल में आपके पास किस तरह से वो आगे कोएगुलेट करते हैं, आगे आपके पास किस तरह से रोटेट होते हैं। ठीक है, आगे चल के हम लोग जैसे ऑर्गेनिक में जाते हैं तो हम लोग रिंग वगैरह में बनाएंगे, पर उसके लिए सबसे पहले हमारे कंपाउंड का नाम आना चाहिए, यानी हम लोग पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को सीखेंगे तब उसके बारे में बताएंगे। अदरवाइज हम लोग इतना ही रखेंगे कि जितना हमारे सिलेबस में हो अभी फिलहाल। फिर जब ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे तब हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ लेंगे। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कहूँ आपसे क्या आपको जैसे कार्बोनेट का बनाओ, CO3 2 नेगेटिव, इसका बनाना है, तो इसका रेजोनेटिंग बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले स्केलेटन बनाना पड़ेगा। देखो ये स्केलेटन बन गया, ठीक है। स्केलेटन में देखा यहाँ नेगेटिव, ये हमारे पास है। लॉन पेयर आप दिखा दो, ये इसका लॉन पेयर, ये यहाँ लॉन पेयर, ये यहाँ लॉन पेयर, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है कार्बोनेट का, दिख गया। ये यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन के हो गए, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको पता है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो किसकी तरफ जाएगा, जिसकी तरफ डिफरेंसी होगी, तो हम इसको उठा के ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आएगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 5, भाई 2 ये रहे, 1 ये रहा, 2 यहाँ आ गए, 5 होगी तो ऑटोमेटिक ये वाला जो बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर। आगे चलो देखो, अब इसका जो डॉट स्ट्रक्चर बनेगा या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, सर यहाँ पर आपके पास ये, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल, ये नेगेटिव। हमारे पास जो लॉन पेयर है वो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि सर यहाँ पर आपके पास क्या हो गए, ये वही 4, यहाँ पर आपके पास क्या आ गए, 6 आ गए, यहाँ आपके पास क्या आ गए, 6 आ गए। ढंग से देख रहे हो, बस प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी। स्ट्रक्चर तो सेम लग रहा है, आप कहते हो सर इसको और इसको क्या डिफरेंस है, इसीलिए तो इक्विलिब्रियम लगाया कि दोनों सेम ही है, पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि भाई आपके पास अगर घर में मान लो 5 भाई बहन है, या अगर मान लो एक बाप के अगर 3 भाई है तो तीनों भाई आपके पास डिफरेंट तो हो सकते हैं ना, शक्ल से थोड़ी ना सेम होंगे, बस समझ में आ गई। फिर यही बात आप कह सकते हो कि सर अगर ऐसा हुआ कि भाई आप इसको यहाँ लेके आए थे, इसको यहाँ ले गए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इसको यहाँ लेके आया और इसको यहाँ ले गया, तो मैं अगर इसको वापस यहाँ ले आऊँ, ये इसको यहाँ ले आऊँ, ठीक है, तो फिर इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो ये ऑटोमेटिक कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी दिखा दो कि सर आपके पास क्या हुआ, यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन, यहाँ आपके पास ऑक्सीजन, तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या क्रिएट होगी, यहाँ नेगेटिव, यहाँ आपके पास क्या आ गया, यहाँ आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव। तो लॉन पेयर आप दिखाओगे तो लॉन पेयर पहले कंसीडर करो कि सर आपके पास यहाँ पर कितने, 1 और 2, यहाँ पर आपके पास 6, यहाँ आपके पास 6, देखो दिख रहा है। तो प्रोबेबिलिटी अगर आप ढंग से देखते हो, पहले बॉन्ड आपके पास यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यानी सर्कुलेट हो गया। यानी अगर मैं फाइनल इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो फाइनल इसका स्ट्रक्चर मुझे क्या मिलता है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, तो इस तरह से ट्रेवल करेगा, इस तरह से ट्रेवल करेगा,
इस तरह से ट्रेवल करेगा। तो तीनों की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास, सेम हो जाएगी। तीनों की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। आगे चल के तो हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर देंगे कि रेजोनेंस भी आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव आर, एक नेगेटिव आर। पर उसके लिए पहले हमें और भी पढ़ना पड़ेगा और भी लेक्चर को कंसिडर करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग रेजोनेंस में आगे बढ़ पाएंगे कि एक तो पॉजिटिव आर इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव आर इफेक्ट क्या होता है, ये उसको हम लोग जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे तो जो रेजोनेंस है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, वो देखो बाद की बात है। अभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक के लिए हम लोग थोड़ा सा इतना पढ़ के चलेंगे। आप इसको करिए, फिर इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि अगर आप एग्जांपल करना चाहते हो तो जैसे हम लोग बेंजीन को नहीं दिखाते कि अगर यहाँ से इसको देखिए एक बार करिए, तो एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे बेंजीन ले लिया, बेंजीन तो देखा होगा 10th में, तो अगर बेंजीन ले लेते हैं तो बेंजीन के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। तो ये भी उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। आगे जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी थोड़ा सा ओवर हो जाएगा तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, तो इसकी पोजीशन कैसे चेंज होगी, ड्यू टू रेजोनेंस। इसीलिए बेंजीन में आपको कहा जाता है कि भाई बेंजीन में क्या आता है, रिंग आता है। और वो रिंग किस तरह से आता है तो उसके बारे में भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर हम लोग किस तरह से उसके बारे में यहाँ रिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा सजग हो जाओगे कि सर आगे रेजोनेंस कैसा आने वाला है। जैसा ये दिख रहा है ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा। बस वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के होंगे, इसलिए हम लोग पहले कंपाउंड पढ़ेंगे बाद में उसका रेजोनेंस करेंगे। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि रेजोनेंस के भी आपके टाइप होंगे कि अगर आप रेजोनेंस बताओगे तो रेजोनेंस के भी दो टाइप मिलेंगे, एक तो पॉजिटिव आर, एक नेगेटिव आर इफेक्ट। ये दो टाइप के होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप पे काम करेंगे। ये आपको बात बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग क्या होते हैं। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे चलते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कहती है। देखिए अगर आप लेते हो कि सर इसको अगर हम लोग थोड़ा कंसिडर करें, जैसे हमने सल्फेट ले लिया SO4 2 नेगेटिव, इसका दिखा दो तो आप दिखा सकते हो कि सर ये आपके पास सल्फेट है कि यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, ये होगा। डॉट स्ट्रक्चर दिखा रहे हो तो इनके स्ट्रक्चर बना दो। यहाँ आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आपके पास दिखा दिया। अब यहाँ पर आप वही काम कर सकते हो जो आपने पीछे किया, वही यहाँ करना है कि अगर आप इसको यहाँ लेके जाओगे, यहाँ ले आओ, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास क्या होगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी की जा रही है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी भाई 6, आपके पास बॉन्ड बना सकता है तो 6 ही बनाएगा, 7 तो बनाएगा नहीं, ऑटोमेटिक वो सर्कुलेट करेगा। तो ऐसे मेरे पास 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। ये इससे डिसाइड हो जाता है कि भाई जितने आपके पास ये ग्रुप होंगे ना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसी हिसाब से आपका रेजोनेंस बढ़ता चला जाएगा। 2 है तो 2 बनेंगे, 4 है तो 4 बन जाएंगे, 3 है तो 3 बनेंगे। वो प्रोबेबिलिटी वहीं क्रिएट होगी कि कंजुगेशन जितना आपके पास पॉसिबल होगा वो सिर्फ उनके नंबर ऑफ एटम्स पे ही डिपेंड करेगा। तो अगर मैं चारों यहाँ बनाऊँ तो आपके पास यहाँ पर अगर यहाँ जाता है तो आपके पास एक बार दोनों ले लेते हैं, सीधे यहाँ बना देते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर आपके पास सिंगल बॉन्ड है, यहाँ आपके पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो इनका अगर स्ट्रक्चर लेके चलते हैं तो आपको पता है कि सर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज। सिमिलर केस आप यहाँ दिखाओगे कि सर ऐसा ही केस अगर यहाँ हुआ कि भाई इसको यहाँ लेके गए, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई इसको अगर यहाँ ले आते हैं वापस, भाई ये तो यहाँ रहेगा, इसको अगर यहाँ ले आते हैं तो क्या करेंगे, इसको यहाँ ले के आएंगे। और समझ में आ गई। तो ये स्ट्रक्चर आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास इसी से बना देता हूँ मैं, थोड़ा आपसे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज, यहाँ आते हो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज, यहाँ आते हो तो डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपके पास केस बनता है। फिर यही केस अगर आप चलते हो कि सर अगर मैं सिमिलर केस लेके चलूँ कि भाई मैं इसको जब यहाँ लेके आया था, जैसे यहाँ बॉन्ड आया था, इसको यहाँ लेके आए, अगर इस बॉन्ड को आप यहाँ लेके आओगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो उसी तरह से आपके पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो यहाँ भी आपके पास जब सल्फर को ऑक्सीजन 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 इस तरह से दिखाओगे तो चार्ज इस तरह से ट्रेवल करेगा। ये आपको याद रखना है कि इनकी बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, ये याद रखने वाली बात है। बस समझ में आ गई। ये चीज़ है हमारे पास जो रेजोनेंस सिखाती है यहाँ पे। आगे चल के तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत बड़ा टॉपिक है रेजोनेंस, मतलब इतना छोटा है नहीं जितना हम लोग सोच रहे हैं। आगे जाके काफ़ी चीज़ें हैं, बट अगर हम लोग +1 के बिहार पे लेके चलते हैं तो इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। थोड़ा तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दिया कि आगे क्या क्या आना है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग फिर आगे चलेंगे। देखिए
अब अगर आगे चलते हैं तो हमारे पास एक नया इसमें टॉपिक ऐड करता हूँ मैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। क्या ऐड कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आप कह सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने कहा था कि हाइड्रोजन अगर फोन के साथ, फोन लाइक FON, देखिए ये और कुछ नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है। फोन आप समझिए ना, फोन हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। तो हमारे पास कंडीशन है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई डेफिनेशन नहीं होती, सिर्फ ये कहा जाता है कि जब हाइड्रोजन किसी भी हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ कोई वीक बॉन्ड बनाए उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, बस। तो हम लोग क्या देखेंगे, कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हमें देखना है तो सिर्फ हम लोग वहाँ क्या देखेंगे, वहाँ फोन तो नहीं आ रहा, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो नहीं है। अगर वो आ रहा है तो उनके बीच में अगर कोई वीक बॉन्ड बनता है, लाइक इनके बीच में कोई वीक बॉन्ड बन गया, लाइक इनके बीच में कोई वीक बॉन्ड बन गया, लाइक इनके बीच में कोई वीक बॉन्ड बन गया, ठीक है, तो इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। ये जो वीक बॉन्ड होगा उसको हम लोग किसका नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देंगे। बस समझ में आ गया। तो इसके लिए दो कंडीशन है, एक तो क्या, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, जो भी आप एटम यूज कर रहे हो उसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दूसरा हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, वो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके आपको पता लगेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना भी रहा है या नहीं बना रहा। मेन आता है कि इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि देखो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं 2 टाइप्स के, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बस समझ में आ गई, बिल्कुल आसान सी है, रामबाण है, इसको मैं हमेशा से क्या कहता हूँ, रामबाण है ये, रामबाण। कि अगर मैं इनका इस्तेमाल करने लगूंगा तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आएंगे जहाँ हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा हमारे को लगेगा कि भी हाँ हम इन चीज़ों को टैली कर सकते हैं इजीली। देखिए आपके पास प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी है, इनको आप अलग अलग भी डिस्कस कर सकते हो, और आगे चल के जितने भी आप लोग इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ने वाले हो वो सारा हाइड्रोजन बॉन्ड बेस्ड है, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। पहला लेंगे आपके पास क्या, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, और एक लेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर क्या होगा और इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होगा। सर हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर आप बात कर रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो क्या होगा, देखिए अगर आपके पास हम लोग कोई एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए कोई हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव HX ले लेते हैं, यहाँ HX ले लिया, यहाँ HX ले लिया, यहाँ HX ले लिया। अब कोई X क्या है आपके पास, कि X कोई हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, X क्या है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, जनरली हम लोग लेते हैं, पर हमने आपको क्या बताया, फोन होना चाहिए, तो फोन क्या है, FON, ये कंसिडर कर लेते हैं मान लो, ठीक है। तो इनके बीच में, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है तो आपको पता है कि एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपको पता है जब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव को इंटरेक्ट करेगा, जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को इंटरेक्ट करेगा तो उनके बीच में एक वीक बॉन्ड बन जाएगा, आगे चल के इसको डाइपोल मोमेंट बोलेंगे, ये वीक बॉन्ड बन गया। तो ये जो वीक बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड आपके पास क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके लिए कहा गया इंटरमॉलिक्यूलर, यानी एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल्स के जो बीच में इंटरेक्शन होगा, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे सर आपके पास क्या है कि HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, क्या ले रहा हूँ मैं, इससे HF ले लेते हैं, तो इसके बीच में जिगजैग फॉर्म होती है, क्या होती है, जिगजैग फॉर्म, HF। जिगजैग कैसे दिखाएंगे, इस तरह से दिखा दोगे, जो ये वीक बॉन्ड दिखा रहे हो आप, अगर मैं नेगेटिव के साथ ले रहा हूँ तो ये नेगेटिव इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से जो बॉन्ड बन रहा होगा वो आपके पास वीक बॉन्ड होगा। तो जिगजैग में आपके पास क्या आता है, जो HF है इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, और जो आपके पास HO के बीच में बॉन्ड बनेगा, और जो HN के बीच में बॉन्ड बनेगा, मोर स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू दिस, यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, तो उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी है वो भी सबसे ज़्यादा HF की होगी। और ड्यू टू आप क्या कहोगे, जिगजैग, कि जिगजैग की वजह से, जिगजैग की वजह से आपके पास क्या होगा कि जिगजैग मोशन जो है वो बताएगा कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपके पास ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली अदर।
तो हम कह सकते हैं कि सर आपके पास जैसे HF है, ये तो बॉन्ड बनाता है, या आप कह सकते हो जैसे आपके पास क्या है कि जैसे हमने 2 एलिमेंट की बात की, तो मान लीजिए मैं आपके पास एक क्वेश्चन दे दूँ कि अगर हम लोग यहाँ टैली कर ले, तो एक ले लेते हैं आपके पास अमोनिया और एक ले लेते हैं HCl। तो दोनों की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हो तो इसकी आपके पास होती है कितनी, 3, और इसकी होती है 2.1 हाइड्रोजन की। इसमें नाइट्रोजन की होती है 3 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अगर आप देखते हो भाई HCl की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी, इसकी भी सेम है। बट अमोनिया तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बट HCl नहीं बनाता। अमोनिया तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बट HCl नहीं बनाता। तो आप क्या रीज़न लिखोगे, आप रीज़न लिखोगे पहले वाले उठाओगे क्या कि सर जो क्लोरीन का साइज है ना, क्लोरीन का साइज जो है, साइज ऑफ क्लोरीन एटम साइज है वो क्या होगा, टू लार्ज। क्लोरीन का साइज है वो क्या होगा आपके पास, थोड़ा सा बड़ा होगा। साइज बड़ा होने के कारण क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट नहीं करेगा। तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आएंगे जहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यहाँ डिस्कस करेंगे, उसकी विस्कोसिटी, स्टेबिलिटी, सरफेस टेंशन, आपके पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर, बहुत सारी चीज़ें। तो ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, अगर ये बातें उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सारे बढ़ जाएंगे, अगर उसमें इंट्रामोलिकुलर होंगे तो सारे घट जाएंगे। देखिए कैसे, अगर हम बात कर रहे हैं इंट्रामोलिकुलर की, तो इंट्रामोलिकुलर हम लोग कैसे करें, तो हम लोग एक इसमें दिखाते हैं, आपके पास एक रिंग क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बेंजीन है, ठीक है, और इस बेंजीन के ऊपर मान लो मैं एक OH लगा देता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ एक नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो ये जो आपके पास हाइड्रोजन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन है जो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है, वीक है, और ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इनके बीच में इस तरह से रिंग बन जाएगा, दैट इज रिंग। इस तरह से इसको बोलते हैं चिलेटिंग रिंग। क्या बोलते हैं इसको, चिलेटिंग रिंग, चिलेटिंग रिंग, या बोलते हैं चिलेशन, इसके इफेक्ट को बोलते हैं चिलेशन, ठीक है। वैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो ये आपके पास जब लगेगा तो सिंपल सी बात है, जब ये लगेगा तो जो हम लोग बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी इनकी, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर सब डिक्रीज हो जाएंगे। बस समझ में। जैसे अगर मान लो इसके अलावा तुम एग्जाम्पल देते हो तो हम लोग ले लेते हैं कि भाई आपके पास क्या ले लेते हैं, जैसे इथे एसिटिक एसिड ले लेते हैं। तो यहाँ अगर आप दिखाते हो तो OH, और यहाँ दिखाते हैं तो आपके पास क्या दिखाते हैं, OH, इस तरह से। तो इनके बीच में जो आपके पास वीक बॉन्ड बन रहा है, ये इस तरह से रिंग क्रिएट करता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, चिलेटिंग रिंग बोलते हो, जिसको हम लोग किसका नाम दे रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। किसका नाम दे रहे हो आपके पास, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो स्ट्रेंथ से लेकर आपको सारी बातें याद रखनी है। भाई अमोनिया आपके पास कोई पूछ ले कि अमोनिया इज मोर बेसिक देन फॉस्फीन, या बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इन पे ही टिकी होगी, बहुत सारी। मतलब अगर हम लोग बात करें तो आगे हम प्रॉपर्टी को सारी को डिस्कस करेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टी आएगी जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पर जनरल अगर मैं यहाँ लिखूँ कि अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ लिख देता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी, इसमें बेसिक करेक्टर की बात कर सकते हैं, ठीक है, एसिडिक करेक्टर की बात कर सकते हैं, विस्कोसिटी की बात कर सकते हैं, विस्कोसिटी, ठीक है, और भी बहुत सारे करेक्टर आएंगे। तो अगर हम लोग इनकी बात कर रहे हैं और अगर मान लो वहाँ पर हमें पता लग गया कि क्या लग रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये सारे क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे इन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि अगर वहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि वहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और अब यदि वहाँ पर क्या लग गया, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग गया, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कंसेप्ट आपको याद रखने का है। यहाँ से ही आपके पास क्या है, क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये बेसिक फंडा है कि अगर सर मेरे को पता लग गया कि इंटरमोलिकुलर क्या होते हैं, इंट्रामोलिकुलर क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया, हम लोग लैब में जाते हैं, जब तुम लैब में जाओगे तो देखना, एक HCl की बोतल देखना और एक H2SO4 की देखना, एक HCl की देखना और एक H2SO4 की देखना, ठीक है। तो जो HCl होगा आपके पास, ये आपके पास क्या होगा, थोड़ा गाढ़ा कम मिलेगा। H2SO4 है, थोड़ा गाढ़ा मिलेगा, विस्कस मिलेगा, मतलब कलर भी इसका क्या होगा, थोड़ा सा डार्क सा होगा, पेल येलो टाइप का होता है। अगर दोनों के कलर में देखोगे तो वो थोड़ा सा आपके पास चटक दिखेगा, एकदम शाइनिंग करता हुआ HCl, जबकि ये थोड़ा सा ऐसे मुरझाया सा दिखेगा, डल सा दिखेगा। कलर दोनों के लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहाँ रीज़न लगता है ड्यू टू
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आपके पास क्या हो गया, उनके एसिडिक करेक्टर बढ़ गए। उनके अगर एसिडिक करेक्टर की बात करें, विस्कोसिटी की बात करते हैं, जहाँ हम लोग वहाँ विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी वहाँ क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे कोई भी चीज़ विस्कस हो गया तो वो किसके कारण हुआ, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हुआ। पानी के अंदर आपके पास बर्फ़ तैरता है, किसके कारण तैरता है, क्योंकि आइस के अंदर केज लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, आपके पास 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहती है, मैक्सिमम हो जाती है, जिसके कारण वो फ्लो करता है वाटर में। या आपसे कह दिया कि अमोनिया इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, भाई पानी के अंदर अमोनिया क्यों घुल जाता है, तो अमोनिया नाइट्रोजन का साइज छोटा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिर्फ ये रीज़न लगाना है। हमसे कह दिया अमोनिया इज मोर बेसिक देन फॉस्फीन, तब भी हमें क्या लगाना है, साइज छोटा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सारा कंसेप्ट क्या है, आगे जब हम लोग जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं ना, जितनी हम लोग आप भी डिस्कस करोगे, भाई आपको भी बुक में जितनी प्रॉपर्टी दे रखी हो, चाहे सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, विस्कोसिटी, एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर, जो भी XYZ आ रहे हो, कोई भी XYZ, आप सबको वहाँ डिस्कस कर सकते हो। फिजिकल हो, केमिकल प्रॉपर्टी हो, व्हाटएवर, वहाँ हमारे पास क्या है, उस डिस्कशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर होगा या इंट्रामोलिकुलर। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, इसको नोट करो, फिर दिखाता हूँ आपको, आइडिया हो जाएगा आपको कि किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए, आपको पता लग जाएगा अभी। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलने हैं, क्योंकि +1 में तो जैसे थोड़े बहुत कम आते हैं। बाकी मैं कहूँगा जितना थ्योरी पढ़ोगे, जितना बुक से टैली करोगे, तो कंसेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होते हैं। बाकी इनऑर्गेनिक का सारा कंसेप्ट, ऑर्गेनिक कंसेप्ट यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया आपके पास, एक कंसेप्ट दे देता हूँ, यहाँ पर OH है, यहाँ लगा देते हैं नाइट्रो। मान लो यहाँ आपके पास OH है और यहाँ लगा देते हैं नाइट्रो, एक पैरा पे और एक ऑर्थो पे। इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा, 4 नंबर को, सेकंड वाली को बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, अब पूछता है कि इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्या बोल रहा हूँ, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ वही देखना है कि इनमें से कौन कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अब अगर इसको देखते हो तो आपको दिख रहा है इसके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और जबकि इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगा, अगर इसको बना के देखेंगे तो ये आपके पास OH, यहाँ आपके पास क्या होगा, नाइट्रो होगा। ठीक है, यहाँ फिर आप दिखाओगे क्या, यहाँ से दिखाओगे आपके पास ये ऑक्सीजन दिखाओगे। ठीक है, यहाँ N, यहाँ आपके पास ये, और यहाँ पर आप इस तरह दिखाओगे। इसमें जो बॉन्डिंग हुई वो क्या हुई आपके पास, इंटरमोलिकुलर, कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में आपके पास बॉन्डिंग हुई। देखो ये एक मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में जो वीक बॉन्ड बना वो क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको पता है कि इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग, इंटरमोलिकुलर, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास, जो अगर हम लोग बात करें बॉइलिंग पॉइंट हो, या आपके पास एसिडिक करेक्टर हो, या आपके पास कोई भी हम लोग बात करते हैं विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कुछ भी XYZ, तो वो सब किसके ज़्यादा मिलेंगे, इसी के ज़्यादा मिलेंगे। मान लीजिए आपसे मैंने दे दिया अमोनिया, दे दिया यहाँ पे कि अमोनिया इज मोर बेसिक देन फॉस्फीन, या आपके पास हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो हम लोग इस तरह से अमोनिया के स्ट्रक्चर बना देंगे। इस तरह ये आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा अमोनिया का, और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होगा, जिसके कारण क्या होता है, उसके सॉल्युबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। बात समझ में आ गई। तो कोई भी चीज़ हो, सॉल्युबिलिटी हो, विस्कोसिटी हो, एसिडिक करेक्टर हो, बेसिक करेक्टर हो, तो सिर्फ आपको ये देखना आना चाहिए कि उसमें इंटरमोलिकुलर लग रहा है या इंट्रामोलिकुलर। तो ये टॉपिक है, फिर हमारा एक टॉपिक बचता है। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ आपको सारी लिखनी है, प्रॉपर्टीज़ आपको कोई भी नहीं छोड़नी। ठीक है, बस वहाँ ये देखना है कि वहाँ कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर हुआ है, कि इंटरमोलिकुलर है या इंट्रामोलिकुलर है। तब हमारी बात बन जाती है कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत सारे कंसेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, बहुत जगह यूज़ होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि याद नहीं रहेगा, कि याद होगा भी या नहीं होगा। तो याद करने के बहुत सारे मेथड है, मतलब ये लगा लीजिए ये कभी आपको भूलने नहीं देगा अपने आप को। मतलब इतनी जगह आएगा कि ऑटोमेटिक हमारे वर्बली यूज़ कर लेंगे कि पता भी नहीं लगेगा कि हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है आपके पास। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको करिए और इसको हटाते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसको पूरा कीजिए, इस पर असाइनमेंट भी दे देंगे छोटा सा आपको। ठीक है, थैंक यू।